हमारा जो पहला सवाल है वो क्या बोल रहा है कि अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स up a flight of 120 stairs each measuring a height of 25 centimeter. नेक्स्ट सवाल है वो क्या बोल रहा है, the coolie takes 1 minute to raise a suitcase through a height of 2 meter but the second coolie takes 30 seconds to raise the same suitcase to the same height. The power of the two coolies in the ratio. मतलब नेक्स्ट सवाल हमसे ये बोला जा रहा है, a graph of the total energy freely falling from a. हेलो बच्चों, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्वेश्चन एंड आंसर ऑन वर्क एंड एनर्जी। तो सवाल और जवाब स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्या कर ले रहे हैं, डिस्कस कर ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग सवाल और जवाब पर जाएंगे। तो सबसे पहला बात होता है कि वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। This was our first concept. Similarly, what was our second concept? हमारा second concept क्या था? हमारा second concept था कि कोई भी बॉडी में अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है तो वो हमेशा होगा माइनस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट नेचुरल फोर्स। मतलब हम किसी भी नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे तो वही जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड होगा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे डोमिनेटिंग कौन सा नेचुरल फोर्स के बारे में पढ़ना है, तो जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग नेचुरल फोर्स है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ mgh। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने को ध्यान में रखना है कि ये जो हाइट होना चाहिए वो शॉर्टेस्ट हाइट होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब कि जब भी हम किसी बॉडी को, जैसे मान ले रहे हैं कि ये हमारा एक रेफरेंस लेवल है, ठीक है, और हम यहाँ से किसी बॉडी को लेकर के जा रहे हैं तो हम एक ऐसे बॉडी को लेकर के गए और एक बॉडी को हम ऐसे लेकर के गए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम दोनों ही केस में हमारा वर्क डन क्या होगा, तो बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स या अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, या सिंपल सी बात बोले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारा इक्वल होगा, ये हाइट अगर h है और ये भी हाइट हमारा h है तो दोनों ही केस में जो हमारा वर्क डन होगा वो हो जाएगा mgh। मतलब कि जब भी हम किसी नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे होते हैं तो वो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि हम उसको किस पाथ पे ले जाएं। तो किस फोर्स में हम लोग का पाथ पे डिपेंड करता है, जैसे हम फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन अगर फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा अगर हम काउंट करेंगे तो वहां पे जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा। पर जितने भी नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट जब हम वर्क डन करते हैं तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्जर्वेटिव फोर्स। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्जर्वेटिव फोर्स। तो जिस फोर्स के अगेंस्ट या जिस फोर्स के द्वारा अगर काम किया जा रहा है और अगर वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक तरीके का कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स और बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट डिपेंड अपॉन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, वही हमारा वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। दूसरा हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग देखे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी बॉडी में वो किस चीज के इक्वल होता है, वो होता है 1/2 mv²। ठीक है, और हम लोग देखे हैं कि किसी भी बॉडी में जो वर्क डन होगा वो किस चीज के इक्वल होगा, वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
और एक चीज अपने को ये भी याद रखना है कि जब भी अगर वेलोसिटी के चेंज होने से अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है तो एक बात को अपने को याद रखना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि अगर कोई बॉडी का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा जितना काइनेटिक एनर्जी घटेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा जितना पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। मतलब जो चेंज काइनेटिक एनर्जी में होगा वही सेम चेंज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में बोलेंगे, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम लोग को कौन सा फॉर्मूला पढ़ना है? जो नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ना है वो अपने को किसका पढ़ना है? वो पावर का पढ़ना है। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। हम लोग उसको ऐसे भी बोल सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड को हम लोग चेंज इन एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट उतना ही वर्क डन करता है जितना उसका चेंज इन एनर्जी होगा। तो ये सारे दोनों तीनों बात जो है वो सेम है। पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट होता है वॉट। तो पावर का एक दूसरा यूनिट भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एचपी। एचपी मीन्स हॉर्स पावर। तो ये वॉट से बड़ा यूनिट होता है और किलो वॉट से छोटा यूनिट होता है। तो 1 HP में कितने वॉट होते हैं? 1 HP में 746 वॉट होते हैं। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो इतने सारे फॉर्मूला है जो हमारे फाउंडेशन लेवल पे जितने भी सवाल होंगे तो वो सब इस पे बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला था और ये हमारा पावर से रिलेटेड फॉर्मूला था। तो अब हम लोग चलते हैं कि हमारा जो सवाल है वो सवाल कौन सा है। हमारा जो पहला सवाल है वो क्या बोल रहा है कि अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ 120 स्टेयर्स ईच मेजरिंग अ हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर। मतलब कोई बॉय है, उसका मास 50 kg है, मास ऑफ बॉय जो है वो आपका 50 kg है। ठीक है, और वो बोल रहा है वो टोटल कितने नंबर ऑफ स्टेयर्स जा रहा है? 120, और एक स्टेयर्स का हाइट कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो वो टोटल हाइट कितना ट्रेवल किया है? वो टोटल हाइट ऊपर गया आपका 120 इंटू 50 सेंटीमीटर में होगा। तो जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग बाई 100 कर देंगे। तो ये बाई 25 सेंटीमीटर। हमारा जो पहला सवाल है वो क्या क्या पूछ रहा है अपने से कि अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ 120 स्टेयर्स ईच मेजरिंग ए हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर। मतलब कोई बॉय है जिसका मास है 50 kg और वो अप स्टेयर्स जा रहा है। एक स्टेयर का हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर है और वो टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स 120 जा रहा है। मतलब वो टोटल हाइट कितना जाएगा? नंबर ऑफ स्टेयर्स इनटू हाइट ऑफ ईच स्टेयर, ऐसा कर सकते हैं। तो टोटल स्टेयर्स है 120 और एक स्टेयर का हाइट है 25 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये बाई 100 हो जाएगा। तो ये बाई 4 से ये चला जाएगा आपका 30। मतलब वो टोटल कितना हाइट गया है? वो 30 मीटर हाइट गया है। अपने को जी कितना लेने बोल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम। तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम आपको बोल रहा है 1 मिनट 40 सेकेंड। तो जब हम 1 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये 60 सेकेंड हो जाएगा। 60 प्लस 40 ये हो जाएगा आपका 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो अपने को निकल जाएगा वर्क डन बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो हमारा जो वर्क डन होगा वो एग्जैक्टली mgh होगा बाई टी। तो m 50 है, g 10 है और हाइट कितना है आपका? 30 मीटर आया है। बाई टाइम क्या है आपका? 100। तो ये तो 5 3 जा
150 वॉट विल बी योर आंसर। क्योंकि सारा एसआई यूनिट में है तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, वो एसआई यूनिट में आएगा। दैट मीन्स 150 वॉट विल बी योर आंसर। सेकंड सवाल क्या बोल रहा है अपने को कि अ बॉय ऑफ मास 2 kg, a body of mass 2 kg is thrown up vertically with a kinetic energy of 490 जूल। मतलब हम किसी बॉडी को जिसका मास कितना है 2 kg है और उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 490 जूल आपको दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे जी का वैल्यू 10 ना लेकर के जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। और द हाइट एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब कि हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये फंडा तो अपने को क्लियर है। तो हमारा जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे उसके पास मान ले रहे हैं कि अभी कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, उसका आधा लॉस हो गया, तो उसको कितना बचा, हाफ ही बचा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, mgh लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू हमारा जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है 490, मास हमारा बॉडी का कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इंटू 9.8 इंटू एच। तो अपने को एच तो चाहिए, तो इस 9.8 को हम नीचे करके ऐसे बाई 10 कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 49 10 जा 49 2 जा, ठीक है। और फिर ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 100, 100/8, 100/8। तो जो h हो जाएगा वो क्या होगा 100/8। तो 100/8 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 12.5 मीटर, ठीक है। 100 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा 12.5 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या बोल रहा है, द कूली टेक्स 1 minute टू रेज अ सूटकेस थ्रू अ हाइट ऑफ 2 meter, बट द सेकंड कूली टेक्स 30 seconds टू रेज द सेम सूटकेस टू द सेम हाइट। द पावर ऑफ द 2 कूलीज इन द रेशियो। मतलब दोनों कूली ने कितना पावर जनरेट किया। तो हम लोग को क्या निकालना है, पावर ऑफ कूली 1 बाई रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, पावर ऑफ कूली 2। तो पावर ऑफ कूली 1 क्या हो जाएगा, दोनों ने सेम हाइट पे रेस किया, मतलब दोनों के द्वारा जो वर्क डन है वो सेम है। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं वर्क डिवाइडेड बाई T1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डिवाइडेड बाई T2। तो ये ऐसा कुछ बन रहा है क्या, W/T1 इंटू जब हम लोग डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा T2/W। तो ये W कैंसिल, मतलब T2/T1 जो होगा वही उनके पावर का क्या होगा, रेशियो होगा। तो T2/T1 हमारा क्या होगा, तो पावर ऑफ कूली 1, ठीक है, बाई पावर ऑफ कूली 2। तो पावर ऑफ कूली 1 T2/T1 है, तो T2 हमारा सेकंड वाला कूली कितना टाइम ले रहा है, सेकंड कूली टेक्स 30 सेकंड, तो वो कितना टाइम ले रहा है 30 सेकंड। और फर्स्ट वाला कूली कितना ले रहा है 1 मिनट। तो 1 मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकंड्स, तो 60। दैट मीन्स जो आंसर होगा वो 1:2 होगा। मतलब सेकंड वाले कूली ने ज्यादा पावर जनरेट किया, इसलिए वो कम टाइम में सूटकेस को लिफ्ट कर दिया। लेकिन जो फर्स्ट वाला कूली था उसने कम पावर जनरेट किया, इसलिए उसको टाइम जो लगा वो आपका ज्यादा लगा। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है अपने से, 1 कूली टेक्स 1 मिनट, ये तो हो गया हमारा। ये है वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट अ रेट ऑफ 50 kg/s। आपको ध्यान रखना ये क्या है, kg/s। ये मास नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रेट ऑफ मास, मतलब मास बाई टाइम।
रेट ऑफ मास दिया हुआ है, रेट का मतलब ही होता है डिवाइडेड बाई टाइम। तो जब ये डिवाइडेड बाई टाइम दे दिया है, केजी पर सेकंड है ना, मतलब केजी ऊपर, तो मास बाई टाइम कितना दे दिया आपको 50, ठीक है। और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट आपको दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है। और अपने को बोल रहा है कि वो किसी टरबाइन पे गिर रहा है, वो जो वाटर है वो टरबाइन पे गिर रहा है, और गिरने की वजह से कुछ फ्रिक्शन में लॉस, फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो 10% हो रहा है, मतलब कितना परसेंट एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, 90% एनर्जी जो है वो आपका यूटिलाइज हो रहा है। तो हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन, तो उस टरबाइन ने कितना पावर जनरेट किया, मतलब पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा एनर्जी जो वेस्ट हो रहा है वो कितना वेस्ट हो रहा है 10%, मतलब बचा हुआ एनर्जी क्या है वो आपका 90%, मतलब 90% ऑफ mgh बाई टी, यही बोला जा रहा है। तो 90% आपका क्या हो जाएगा 90/100 इंटू m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m बाई टी का वैल्यू दिया हुआ है 50, g का वैल्यू अपने को लेना है 10, और h का वैल्यू जो लेना है वो कितने हाइट से आ रहा है 60 मीटर हाइट से आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका पावर का यूनिट जो होगा वो होगा वॉट। तो हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये और ये कैंसिल, तो 15 6 जा 90, 9 9 जा 81, दैट मीन आंसर विल बी 8100, 15 6 जा 90, तो 8100 वॉट, दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आ रहा है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है कि अ ट्रक एंड अ कार मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार के। और अब ये बोला जा रहा है कि दोनों में अप्लाई किया ब्रेक, ठीक है, और दोनों जब ब्रेक अप्लाई किए तो प्रोवाइड्स इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, जो दोनों का जो फोर्स है वो भी क्या है इक्वल है, मतलब एफ भी जो क्या है इक्वल है। तो ये पूछा जा रहा है कि ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा, ठीक है, तो ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा, अगर हमसे ये पूछा जा रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं, अपने को पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जा रहा है, मतलब यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा F इंटू एस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे कर देते हैं F इंटू S1 इज इक्वल टू F इंटू S2, दोनों सेम है तो ये F और ये F कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों में जो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है, तो हम इससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि दोनों ने क्या किया, सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, बोथ ऑफ देम ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल हमसे ये बोला जा रहा है अ ग्राफ ऑफ द टोटल एनर्जी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, जैसे बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई h हाइट है, ठीक है, यहां से वो बॉडी यहां पे आया है फ्रॉम द हाइट h, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, मैंने आप लोगों को प्रूफ में भी करा दिया है कि जो टोटल एनर्जी एट टॉप मोस्ट होता है वो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉटम मोस्ट होता है, मतलब कि एनर्जी में किसी तरह का चेंज नहीं होता है। मतलब कि अगर हमारा मान ले रहे इधर हम हाइट ले रहे हैं, इधर हम टोटल एनर्जी ले रहे हैं, तो इनिशियल एनर्जी जो होगा वो थ्रू आउट द ग्राफ या थ्रू आउट द हाइट जो होगा वो टोटल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स C1 देखिए ये दिखा रहा है कि टोटल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, ये दिखा रहा है कि टोटल एनर्जी धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ये भी दिखा रहा है कि धीरे धीरे टोटल एनर्जी बढ़ा और एक टाइम पर एनर्जी जा करके क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, लेकिन नहीं बढ़ता ही नहीं है, टोटल एनर्जी तो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो ये देखिए ये टोटल एनर्जी थ्रू आउट द हाइट क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का बात करता तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा बदलाव हो जाता। जैसे मान ले रहे हैं कि ये हम इधर कर दे रहे हैं हाइट,
ठीक है, और इधर हम कर दे रहे हैं एनर्जी। एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखिएगा कि जो मैक्सिमम हाइट है वहां पे क्या कांस्टेंट, वहां पे सबसे ज्यादा क्या है, हाइट जब जीरो है, ये हाइट जीरो है ना, तो हाइट जीरो है तो वहां पे जो हमारा सबसे ज्यादा है वो है हमारा काइनेटिक एनर्जी, और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटता हुआ चला जाएगा, और जब हाइट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जब हम उस पार्टिकुलर हाइट पे हैं तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे वो बॉडी नीचे आएगा तो वैसे वैसे उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो घटता चला जाएगा, और जब वो ग्राउंड पे आ जाएगा, और ये जो इंटरसेक्शन है ये जो है ये हमारा एग्जैक्टली h/2 पे होगा, जहां पे मतलब कि जैसे कोई हाइट h है तो उसके मिड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। इस हाइट पे जो हमारा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगा, और ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन जो है ये आपका टोटल एनर्जी का लाइन जो कि कांस्टेंट है थ्रू आउट। ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट पे जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है और काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारे लिए वो क्या है कि अ बॉक्स ऑफ 5 kg मास मूव्स अप अ रैंप, कोई रैंप है और उस पर कोई मास जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसका स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसका जो वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो वो क्या है आप लोगों का, वो है आपका कांस्टेंट। तो गिवन दैट द सरफेस आर स्मूथ, सरफेस आर स्मूथ मतलब हमको किसी भी तरह का फ्रिक्शन एज्यूम नहीं करना, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, मैंने अभी आपको बोला था थोड़ी, मतलब जब मैं पढ़ा रहा था तभी बताया था कि अगर कोई क्या बोलते हैं सपाट ग्राउंड में घूम रहा होता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है जब तक हम हाइट ऊपर ना जाए। तो एक्चुअली अगर ये यहां से ए से बी तक गया, इस पॉइंट को मान ले रहे हैं ओ, तो अगर वो ओ टू बी जाएगा तो उस पॉइंट पे तो किसी भी तरह का पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कब होगा, ए से लेकर ओ तक ही। तो ए से लेकर ओ तक ले रहे हैं मतलब कि अपने को ये शॉर्टेस्ट हाइट लेना है, तो ये शॉर्टेस्ट हाइट कितना आपका 8 मीटर। तो अब हम लोग डायरेक्टली करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, mgh, मास है हमारा 5 kg, g है आपका 10 और h अपने को कितना लेना है 8, तो ये हो जाएगा 400 जूल। दिस इज योर आंसर। तो देखिए यहां से O से लेकर तक B तक किसी तरह का पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक फ्लैट सरफेस है और कभी भी कोई बॉडी फ्लैट सरफेस पे मूव करता है तो किसी तरह का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होता। और हम थोड़ी देर पहले भी ये चीज डिस्कस किए थे कि अगर कोई बॉडी हाइट पे रेज होता है तो हमको हमेशा शॉर्टेस्ट हाइट लेना होता है। वी डजंट केयर अबाउट द पाथ, हमको पाथ से मतलब नहीं है कि वो बॉडी किस पाथ से ट्रैवल कर रहा है, हमको सिर्फ उसके हाइट से मतलब है और वो भी हाइट शॉर्टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है कि अ स्कायर ऑफ मास 50 kg स्टैंड्स एट ए, कोई स्कायर्स है वो ए पे है। ठीक है, एट द टॉप ऑफ अ स्काई जंप ही टेक्स ऑफ फ्रॉम ए से उसने जंप लगाया और वो कहां तक गया, वो बी तक गया। तो बताना है अपने को चेंज इन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने भी थोड़ी देर पहले फिर से पिछला सवाल का कॉन्सेप्ट है कि कभी भी अपने को पाथ से मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ किससे मतलब है, हाइट से मतलब है। तो हम लोग कर ले रहे हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए चेंज का मतलब क्या होता है, डेल्टा। चेंज को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे ट्रायंगल का साइन देकर के अपने को क्या निकालना, जीपीई। ठीक है, तो जीपीई का मतलब हो जाएगा mg h2 माइनस h1। ठीक है, तो मास कितना है आपका, मास है आपका 50 kg, g का वैल्यू कितना लेना है तो हम 10 ले रहे हैं, नहीं दिया हुआ है तो, और हाइट का डिफरेंस क्या हो जाएगा 75 माइनस 60, ये हो जाएगा आपका 15। तो ये क्या हो जाएगा 15 5 75 7500 जूल विल बी द
7500 जूल विल बी और द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 7.5 किलो जूल। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा कि अब मास m is suspended by a weightless string, the horizontal force required to displace it until the string makes an angle of 60 degree। बढ़िया सवाल है। तो देखिए क्या है सवाल कि जैसे कि मान ले रहे हैं कि ये हमारा इनिशियल वो मान ले रहे हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और ये बॉब है ए। अब मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स लगाया, ये वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ mg। तो अब ये फोर्स जो है उस फोर्स की वजह से ये यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये अपने को क्या निकालना है कि कितना फोर्स अप्लाई हुआ। द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इट सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये फोर्स अपने को निकालना है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये वाले हाइट को अपने को निकालना हो, ये वाला हाइट। तो मान ले रहे हैं कि ये जो लेंथ है वो है आपका L, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं C और यहाँ पे नाम दे देते हैं B। तो देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल OBC अपने को ये चाहिए, तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं x। तो ये लेंथ क्या होगा, टोटल L है, तो L माइनस एक्स करेंगे तो इतना दूर का लेंथ आ जाएगा। तो x कैसे निकलेगा, मैंने बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग cos कैसे लगाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में cos 60 डिग्री अगर लगाएंगे तो वो हो जाएगा x अपॉन L बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो L x का जो वैल्यू होगा वो L cos 60 होगा, मतलब L/2 ये होगा। अब हम जो फोर्स कर रहे हैं, फोर्स की वजह से ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको हम मान ले रहे हैं y। ठीक है, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, y। हालांकि ये हमारा वर्टिकल है तो इसको अपने को y लेना था और इसको अपने को x लेना था, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से चेंज हो गया है, ये आपका x मान लिया और मैंने इसको y मान लिया। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे साइन लगा दूं, साइन 60 डिग्री, समझिएगा क्या होता है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, cos 60 का वैल्यू 1/2 था तो ये इधर गया तो ये L/2 हो गया। अगर हम sin 60 का वैल्यू बोले तो ये होता है √3/2। और साइन जैसे cos जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, उस तरीके से जो हमारा साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। मतलब 60 डिग्री के अपोजिट वाला जो y है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बेस L होगा वो हाइपोटेन्यूज √3/L। मतलब हम लोग यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा √3/2L। ठीक है, अब देखिए, अब अपने को निकालना वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, mg h2 माइनस h1। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो हमारा f है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, √3/2L है। mg चेंज इन हाइट, ध्यान से देखिए कि यही हाइट का तो चेंज है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक L है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो L माइनस एक्स ही तो लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे L माइनस एक्स का वैल्यू क्या है आपका L/2। तो ये हो जाएगा F डॉट √3/2 इंटू L इज इक्वल टू mg, ये हो जाएगा L/2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। मतलब फोर्स कितना अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा mg/√3। इतना फोर्स अपने को अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो एंगल कितना बना ले, 60 डिग्री बना ले। आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली गेन इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mg h2 माइनस
h1। तो यहाँ पे ये डिफरेंस निकालना था, तो इस डिफरेंस को मैंने टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जहां पे मैंने साइन और कॉस को के हेल्प से ये x और y को क्या किया है, फाइंड आउट कर लिया है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे मैंने y पुट कर दिया और चेंज इन हाइट की जगह पे मैंने ये कैपिटल L माइनस x पुट कर दिया और ये सवाल को सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से ये सवाल बनना था। नेक्स्ट सवाल जो पूछ रहा है वो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द डायग्राम शोज अ साइक्लिस्ट मूविंग डाउन अ स्मॉल हिल एट P बिफोर ट्रैवलिंग ऑन अ फ्लैट रोड। मतलब कि पहले वो फ्लैट रोड पे गया और फिर वो हिल पे ट्रैवल किया। द टोटल मास ऑफ द साइकिलिस्ट एंड हिज बाईसाइकिल इज 60 kg। मतलब उसके बाईसाइकिल और साइकिलिस्ट का दोनों का जो मास है, मतलब कि उसके साइकिल का और उसका 60 kg मास है, एंड द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट एट P इज 10 मीटर पर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी एट P इज 3000 किलो जूल। मतलब सबसे पहले अपने को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। दूसरा, द लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन P एंड Q इज 1800 जूल। मतलब इसके और इसके बीच में कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, तो हम लोग सिंपल MGH करके चेक कर लेंगे। तीसरा, द टोटल एनर्जी इज 4800 जूल। तो हमको वही कैलकुलेट करना होगा क्योंकि यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी है एक्चुअल में वही क्या होगा आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वही जो होगा वो आपका टोटल एनर्जी होगा। तो वो भी अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। द साइक्लिस्ट डज नॉट रिक्वायर अ ग्रेटर पावर व्हेन ही ट्रैवल्स एट अ हायर कांस्टेंट स्पीड। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि द साइक्लिस्ट डज नॉट रिक्वायर अ ग्रेटर पावर, मतलब कि वो ज्यादा पावर नहीं रिक्वायर्ड करेगा जब वो किसी उससे ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं पहले इन तीनों पॉइंट को, वो सही है या गलत है। सबसे पहले एट P इस बॉडी का मास क्या दिया हुआ है, इस बॉडी का मास दिया हुआ है 60 kg। मास इज 60 kg और इसका वेलोसिटी जो है वो है आपका 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो होगा काइनेटिक एनर्जी एट P क्या हो जाएगा आपका 1/2 mv²। 1/2 इंटू m का वैल्यू क्या है 60, v² का वैल्यू क्या होगा 10 इंटू 10। तो ये हो जाएगा आपका 30, तो ये हो जाएगा आपका 3000 जूल। ठीक है। अगर हम बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mg h2 माइनस h1। तो m आपका क्या है 60 kg, g का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, h2 माइनस h1। तो ये हाइट जो है यहाँ पे तो 0 हो जा रहा है और ये हाइट 3 है, तो 3 माइनस 0 जो होगा वो 3 ही होगा। दैट मीन्स 6 3 1800 जूल। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी एट P प्लस काइनेटिक एनर्जी एट P। तो पोटेंशियल एनर्जी एट P दैट मीन्स mgh प्लस 1/2 mv²। तो m जो है वो आपका 60 है, g जो है वो आपका 10 है और हाइट जो है वो आपका 3 है प्लस 1/2। ये तो हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके हैं, ये हमारा आया 3000 जूल। तो ये हो जाएगा आपका 6 3 1800 प्लस 3000 जूल। तो ये हो गया आपका 4800 जूल। अगर आप फिर से अगर आप पूरा आंसर को मिला है द काइनेटिक एनर्जी एट P इज 3000 जूल, तो हमारा यही आया है, यहाँ पे 3000 जूल आया है। द लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी बिटवीन P एंड Q इज 1800 जूल। तो हमारा यही आया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वो 1800 जूल आया और जो टोटल एनर्जी है वो क्या है 4800। ये भी लाइन सही है। तो द साइक्लिस्ट डज नॉट रिक्वायर अ ग्रेटर पावर व्हेन ही ट्रैवल एट अ हायर कांस्टेंट स्पीड। दैट मीन्स कि जैसे कि उसका कोई स्पीड था v, अब उस स्पीड को वो क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो जब वो अपने स्पीड को इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली है कि वो एक्स्ट्रा पावर को क्या करेगा डेवलप करेगा। तो यहाँ पे जो वर्ड है यहाँ डज नॉट है, ये गलत है। मतलब कि उसको अपने स्पीड को इंक्रीज करने के लिए उसको एक्स्ट्रा पावर जो होगा वो डेवलप करना होगा। दैट मीन्स डी विल बी, डी इज नॉट अ करेक्ट।
तो आई होप आप लोग सारा सवाल को देखे होंगे और आपको सारा सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।